नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आज पुनः काफ़ी दिनों बाद, संभवतः 2 महीने 3 महीने बाद मैं पुनः उपस्थित हूँ इस सोशल मीडिया के पेज पर। और उम्मीद है कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित कर रहे होंगे। और इसी कर्मशिला की अगली कड़ी में आज हम आप लोगों से कुछ बात कहेंगे। उम्मीद है आपको कुछ शायद सीखने को अवश्य मिले यहाँ से। देखिए, बहुत समय ना लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि क्या सोशल मीडिया हमारी सफलता में बाधक है? क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन युग है। तो मैं अगर अपने अनुभव की बात कहूँ तो मैं भी इसको हाँ भी कहूँगा कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में कहूँगा कि हाँ, सोशल मीडिया बाधक है और सहायक भी है। यानी ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मैं जब परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो मैं अपने आदरणीय डॉक्टर दिलीप सिंह सर से हफ्ते में 1 या 2 दिन, 1 1 घंटे, 2 2 घंटे की बात किसी विशेष टॉपिक पर या गाइडेंस के लिए ही कर लेता था, या सर खुद ही कभी कभी मुझसे पूछने के लिए फ़ोन से कुछ जानकारियाँ देते थे, स्ट्रेटजी पूछते थे, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे करोगे, ऐसे करना चाहिए आपको। या कह सकते हैं कि मेरे मेंटर, मेरे गाइड, मेरे सलाहकार, मेरे मार्गदर्शक की भूमिका में उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं भी चाहता हूं कि इनडायरेक्टली ही मैं अपने अनुभवों से आपको अवगत कराऊं, क्योंकि मैंने भी 2011 से 2020 तक बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव समेटे हुए इस बात को कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का यूज एक सीमा तक करें। आप ऑनलाइन जो आपके लिए उपयोगी हो उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं, जो ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो और प्रासंगिक हो। मैंने भी यही किया। जीएस, न्यूज़ न्यूज़ कुछ ऑनलाइन कंटेंट और गूगल से डाउनलोड किए हुए पीडीएफ को हार्ड कॉपी में निकाल करके या लैपटॉप में देख करके बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन किया। चूँकि किताब परीक्षा इतनी वर्सटाइल है, एक जगह उनके मैटर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली हिंदी किताबों में। तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का सहारा लिया, और जब रिजल्ट आया तो मेरी मेहनत सार्थक रही। तो लगा कि असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है, कि हर किले को फतह कर सकते हैं। सपना तुम्हारा है तो ताकत भी तुम्हें ही झोंकनी पड़ेगी। एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि किसी भी परीक्षा में, किसी भी सेवा में चयन तभी होगा जब आपकी तैयारी ओवरऑल हो। हम गलती क्या करते हैं कि सिलेबस के जो पॉइंट, जो यूनिट सबसे कठिन होती है या हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होती है, उसको हम स्किप कर देते हैं, ये जानते हुए कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में रहता है कि इसको अगर हम छोड़ देंगे तो अगले यूनिट को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसमें हो सकता है उतना ना कर पाए, उसका इससे कवर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उसको छोड़ देते हैं। अगर हम उस यूनिट के को एक बार 2 बार पढ़ लें तो उम्मीद है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं हम उससे उसका कोरिलेशन कर सकते हैं। एक चीज़ और, आज का टाइम ऐसा है कि अधिकतर युवा अपने आसपास के माहौल से शिकायत करते हुए मिलते हैं, व्यवस्था को कोसते हुए नजर आते हैं। वाजिब भी है अगर ऐसा है, लेकिन साथ साथ सिर्फ शिकायतें करना, हमेशा इधर उधर की बातें करना, खुद को गुमराह करना, ये तो ठीक नहीं है। आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग आपको चौराहों पर, चाय की दुकानों पर या एक संगोष्ठी बना के उसमें करते हुए पाए जाते हैं, जो कि ये हमेशा के लिए सही नहीं है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बालक, कठोर और साधना करने वाले कुछ युवक ऐसे भी होंगे जो ना तो गरीबी की, ना ही असुविधा की, ना ही उन तमाम कठिनाइयों की शिकायत किए बिना इतने काबिल हो जाएंगे कि जमाना या लोग उनकी मिसाल देंगे। उनकी मिसाल देते हैं, देखिए कितना गरीब था, कितनी समस्याएं थी उसके सामने, कितनी चुनौतियां थीं, लेकिन इसने इन सब चुनौतियों से इस तरीके से पार पा लिया, तो आप भी पा सकते हैं। दोस्तों देखिए, जीवन की किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है तो एक दिन सुबह उठने से लेकर सोने तक, या कह सकते हैं कि 24 घंटे में जो आपके 17 घंटे होते हैं सोने का टाइम छोड़ करके,
आपको ये 17 घंटे मिलते हैं, उसमें आप अपना 110% दीजिए। अब 17 घंटे की बात हम कर रहे हैं, तो आपको 17 घंटे पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। और ये सिर्फ एक भ्रामक तथ्य ही मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ। या हो सकता है सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है इस मुद्दे पर, लेकिन उसमें से जो आप कार्य करते हैं और उस कार्य को इतना ईमानदारी से कीजिए कि जब भगवान दुनिया में 0.1% अच्छे कर्म करने वालों की रैंकिंग बना रहा हो, तो उसमें आपका नाम जरूर हो। तो तब उम्मीद है कि आप 100% सफलता अवश्य पाएंगे। और परीक्षा ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होने के लिए एक सवाल आप अगर खुद से रोज करते हैं, क्या मैं मेरा काम बढ़िया तरीके से कर रहा हूं या कर रही हूं? अगर उत्तर मिले नहीं, तो आप अपनी कार्यशैली को उत्कृष्ट तरीके से करना प्रारंभ कर दीजिए या अपने आप में सुधार करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि अगर औसत रूप से ही कार्य करेंगे तो आपको उसके नतीजे औसतन ही मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर आप उत्कृष्ट तरीके से कार्य करेंगे तो उसके नतीजे भी उत्कृष्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, चाहे वो कोई भी कार्य हो, पढ़ने का हो, खेलने का हो या आपकी रुचि का कोई कार्य हो। अगर आप उसमें उसको अच्छे तरीके से करते हैं तो उसका रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा, कोई भी फील्ड हो। आप ग्रेट बनने के लिए काम ना करें कि मुझे ग्रेट बनना है, बल्कि उस कार्य को ग्रेटनेस के साथ करें, तो एक दिन आप अवश्य ग्रेट बन जाएंगे। अब बहुत सारी बातें हैं, हम बात करें तो देखिए, अच्छे दिन की बड़ी चर्चा होती रही है आज तक कि अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन तभी आएंगे जब बुरे दिनों का कोटा पूरा हो जाएगा। वैसे भी अगर बुरे दिन हमारी आदत में शुमार हो जाएं तो वे उतने बुरे नहीं लगते। जस्ट जोक। तो हमको बुरे आदतों को अपने बुरे दिनों को अपनी आदतों में शुमार नहीं करना है। अच्छे दिन हमारे अच्छे कर्म से ही आएंगे, हम उसके भागी ही हैं। जिस संकल्प को आपने ठाना है, अगर बस उसी को पाना हो तो अच्छी रणनीति बनाओ और अमल करो। मैं अगर अपने अनुभव बताऊं कि 2020 में मेरा एमएड कंप्लीट हुआ, साथ साथ प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में तैनाती मिली। वहाँ से मेरा मार्गदर्शन मेरे केनाई पीएसएस के सभी अध्यापकों का रहा कि तुम सिर्फ हायर की तैयारी करो। मैंने टीजीटी, पीजीटी या जितने भी ऐसे एग्ज़ाम थे, मैंने उस पर विशेष ध्यान ना दे करके सिर्फ हायर एजुकेशन पे फोकस किया, जिसका प्रमाण मेरे इस डायरी में पड़ा हुआ है। फिलहाल ये कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे प्रमाण देना है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आपसे कि आप एक चीज़ पर फोकस कीजिए, उसी पे ही काम करें। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि हथौड़े की एक चोट एक ही जगह पे बार बार की जाए तो वो पत्थर टूट के खंड खंड विभाजित हो जाता है, क्योंकि और वही हथौड़े की चोट 20 जगह मारा जाए उसी पत्थर पर तो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर मंजिल पाना चाहते हो तो अपनी दिनचर्या में एक नियम अवश्य शामिल कर लो। वो नियम है 20/80 का नियम। अब इसके पहले मैंने 17 घंटे की बात की थी कि आपका जो 17 घंटा बचता है 24 घंटे में, सोने को काट करके थोड़ा सा घूमने टहलने को लेकर के, उसी 17 घंटे को आप 100% मान लीजिए और उसमें से 20% टाइम ऐसा निकालिए जो प्राइम हो आपके पढ़ने के लिए, आपके कार्य करने के लिए। क्योंकि वो 20%, 100 में से 20% टाइम आपको हर हाल में निकालना है, उसमें कोई छेड़छाड़ आप ना करें। यानी जो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है वो 20% टाइम उस पर अवश्य ही दें, और यानी उसको हर हाल में आपको करना ही करना है।
और मज़े की बात ये है कि वो 20% टाइम आपकी सफलता में 80% रोल प्ले करेगा। इसीलिए आप एक नियम अवश्य बनाएं, अपनी प्राथमिकताएं तय कर लीजिए, उसी के हिसाब से आप अपने कार्य को संपादित करते रहें। और अक्सर ये देखा जाता है कि कामयाब होने वाले छात्र भीड़ पर निगाह नहीं रखते हैं, अपने लक्ष्य पर निगाह रखते हैं। इसीलिए हजारों लाखों की भीड़ को चीर करके वो अपना नाम इंटरनेट से जब सर्च किया जाता है तो उसमें रिजल्ट में पास लिख के, क्वालिफाई लिख करके दिखता है, जो वास्तविक रूप से उनकी मेहनत का परिणाम होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वही राह चुनते हैं जो आसान हो, सुगम हो, मेहनत ना करनी पड़े, अनुशासन के बहुत फेर में ना उलझना पड़े। यानी शरीर को एकदम आरामदायक स्थिति में रख करके कार्य करें और उससे सफलता भी मिल जाए और हमको कोई कष्ट भी ना हो, हमको बहुत ज़्यादा सोचना विचारना ना पड़े। तो ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा आप अगर करेंगे तो अधिकतर समय आपका मस्तिष्क जो है अर्ध सुसुप्तावस्था में रहेगा। जो भी आप पढ़ेंगे आपको कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई रणनीति या बहुत कंसंट्रेट आप नहीं हो पाएंगे। और कुछ लोग होते हैं कि कठोर मेहनत वाली, कुछ नया, कुछ बड़ा करने वाली कठिन राह चुनते हैं और मंजिल मिलने तक हिम्मत नहीं हारते हैं। जब तक मंजिल ना मिल जाए वो चैन से नहीं बैठते। कर्म, अनुशासन और लगन का त्रिकोण की लय ये नहीं खोते हैं, ये तीनों साथ लेके रहते हैं। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि अधिकतर छात्र साथी का जो संगत है वो अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आपको मिलेंगे कि लोहे को अगर नमी मिल जाए तो लोहा जंग लग करके धीरे धीरे मिट्टी बन जाता है, खराब हो जाता है। और ये जो संगत है और संगत का असर हर चेतन वस्तु के ऊपर होता है। जीवन में उन्नति की सीढ़ी सत्संगति है। अच्छी संगति में इतना ओज होता है कि वह तमाम बुराइयों को खत्म करने की क्षमता रखता है। और वहीं पे बुरी संगति जो होती है प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार व असफल बना देती है। इसीलिए दोस्तों, अपने दोस्त सोच समझ के बनाएं, जो आपका बहुत टाइम बेफिजूल में नष्ट न कराए, आपके महत्व को समझे, आपके टारगेट में सहायक हो, जब आपको ज़रूरत हो आपके साथ खड़ा हो और आप भी उसके साथ खड़े हो। और एक चीज़ है, जब भी निर्णय लेने की दुविधा हो तो आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुने। मैं जब कक्षा 11 में गया तो मुझे साइंस लेना है कि आर्ट लेना है, बड़ी दुविधा में पड़ गया। अकेले गया था एडमिशन लेने, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ आर्ट फिल कर दिया। फिर उसी रूटीन, उसी रास्ते पे मैं चलता गया। मैंने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनी। बहुत दिनों तक मुझे अफसोस भी होता रहा कि इस काश मैं साइंस पढ़ लिया होता तो मेरी राहें आसान हो जाती। लेकिन अब लगता है कि जो भी निर्णय मैंने आज तक जीवन में लिया है वो एकदम सही है, अच्छा है, क्योंकि मैंने जो निर्णय लिया उस पर खुद को खरा पाया। यानी अपने अंतःकरण द्वारा अपना खुद का मार्गदर्शन भी आप करते रहें। जो आवाज़ अंदर से आती है वो सही होती है। हम लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं जब परीक्षा दे के आते हैं, यार मेरा मन कह रहा था कि ये विकल्प सही है लेकिन मैंने बी लगा दिया, इसलिए बहुत सारे विकल्प ऐसे थे जिसको मैंने सही समझा लेकिन टिक दूसरे पे कर दिया, इस वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप अपने अंतःकरण की आवाज़ को भी सुने। और गांधी जी ने भी अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुन करके बहुत सारे प्रयोग किए और उनके अधिकांश प्रयोग सफल भी रहे। जीवन में प्रसन्नता पूर्वक रहने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुने, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में हमारे अंतःकरण की आवाज़ सही सिद्ध होती है। अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे कि जिनकी वजह से हम असफल होते हैं, सबसे पहले तो गलत शुरुआत। हम तैयारी करने आ गए हैं, कुछ लोगों ने हमें सुझाव दे दिया कि ये तैयारी कीजिए, वो भी ठीक, वहाँ तक भी थोड़ा सा ठीक ही है कि आप देख करके आपने स्वेच्छा से किसी फील्ड को चुनते हैं। अब जब आपने फील्ड को चुन लिया है तो आप सीधे आंख बंद करके आज मुझे 6 घंटा ये किताब पढ़ना है, ये किताब पढ़ना है, पढ़ते रहे। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो प्रासंगिक है कि नहीं है? सबसे ज़रूरी बात है कि जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं
तो आपके पास सिलेबस अवश्य होना चाहिए, परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी और उस परीक्षा का सिलेबस। मैं बहुत विद्यार्थियों से कहता हूं तो वो कहते हैं कि सर सिलेबस मोबाइल में है। मेरी मोबाइल में है, मेरे लैपटॉप में है, वेबसाइट पर है, देख लूँगा। कोई मतलब नहीं। जब तक आपके पास एक हार्ड कॉपी में वो आपके मेज पर आपके साथ उपस्थित नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं तय कर पाएंगे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, और आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, मेरी मजबूती कहाँ है, मेरी वीकनेस कहाँ है। तो इसीलिए परीक्षा के बारे में और सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी कर लेना चाहिए। दूसरा, गलत मार्गदर्शन। आपके जीवन के बहुमूल्य वर्षों का विनाश गलत मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए हर किसी के अंधभक्त न बने। ये सही है कि एक सफल व्यक्ति आपको सफलता के बहुत सारे रास्ते दिखा सकता है, बहुत सारी बातें बता सकता है, लेकिन एक असफल व्यक्ति आपको वे गलतियां बताएगा जिसको उसने उस परीक्षा के दौरान किया है। तो इसीलिए ये दोनों बातें आपके लिए जरूरी है कि वो सफल क्यों हैं और वो असफल क्यों हैं। फिर आपका स्वयं का आकलन, मूल्यांकन। तो सही मार्गदर्शन सबसे ज़रूरी है जो मुझे प्राप्त हुआ है आज तक। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है कि गलत अध्ययन सामग्री। आजकल क्या है, स्टूडेंट आए घर से, बढ़िया पैसा भी जेब में रहता है, शुरू में घर वाले पूरी तैयारी से भेजते हैं। वो क्या करेगा, कमरे को बहुत व्यवस्थित कर लेगा, सभी संसाधनों से संपन्न, कमरा वेल अपडेट। अब बात आती है कि रैक मेरी खाली पड़ी है। मैं सबके पास देखता हूँ तो बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास कोई किताबें नहीं हैं। तो बाजार जाएगा, किताबें खरीद लेगा, इनकी नोट्स ले लूँ, इनकी नोट्स ले लूँ, इनकी किताबें ले लूँ, ये चमकदार बहुत अच्छी है, इसको ले लूँ। यानी मार्केट में किताबों का जखीरा भरा पड़ा हुआ है जो 100% सफलता देने की गारंटी करते हैं। चमत्कारी नोट्स से अपने रैक को सजाने लगते हैं, जो पूरी तरह तो नहीं सही है। आप हाँ, एक दो कोचिंग के ऑथेंटिक नोट्स ले सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर किसी परीक्षा को पास करनी है तो नोट्स के पीछे की दीवानगी भूल जाइए। आप खुद किताब पढ़िए, जो परीक्षा की डिमांड है उसके अनुसार आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके कुछ विशेष लाइनों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरी किताब को पढ़ करके एक शार्ट और संक्षिप्त सारगर्भित नोट्स बनाएंगे तो दिखेगा कि मैंने वास्तव में कुछ पढ़ाई की है। क्योंकि सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती कि एक बार रट लिए वो दिमाग में बैठ गया। ऐसा तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन है कि हम सरसरी निगाह से पढ़ लें, फिर उसको, कंप्यूटर तो है नहीं कि फीड हो जाएगा। हाँ, ये है कि 10-20 बार पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कुछ चीज़ की जानकारी हो जाएगी, लेकिन ये नोट्स खुद पढ़ के, खुद का नोट्स बनाना, फिर उसको परीक्षा के समय ही पढ़ना, एक हफ्ते में आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, पूरी किताब को। पढ़ने का गलत तरीका। हम कितने घंटे पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। और एक चीज़ और है, निरंतरता की कमी। आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिया है, कल 11 घंटे पढ़ लिया है, कल 8 घंटे पढ़ लिया, फिर 3-4 दिन मैं फला जगह रिश्तेदारी में चला गया, फला जगह शादी में जाना है। ठीक है, सब मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका रूटीन डिस्टर्ब। मुझे दोस्तों के साथ जाना है, मुझे खेलना है, मुझे कूदना है, आप अपनी रूटीन खराब। यानी निरंतरता ऐसी बनाइए जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू विथ पंक्चुअलिटी, वेल डिसिप्लिन के साथ करें। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि सोशल जीवन का त्याग करें आप। ये सही है कि आपको अधिकतम समय पढ़ाई को देना है। अगर आपको अधिकतम समय पढ़ाई को देना है तो सोशल लाइफ से थोड़ी सी दूरी बनाने में भलाई है। सोशल लाइफ में सोशल मीडिया के वे फालतू नहीं, जो आपके लिए इस समय उपयोगी नहीं है, उनके साथ साथ मित्रों और परिवार से भी आप एकदम से दूरी मत बना लीजिए। क्योंकि जब आपको अकेलापन महसूस होगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो कहीं अधिक खतरनाक स्थिति होगी। इसीलिए पढ़ाई और समाज के बीच संतुलन बनाए रखें। अगर आप कुछ समय के लिए किसी से बहुत अटैचमेंट नहीं रखते हैं तो वो हो सकता है आपके बारे में बहुत कुछ कहने लगे, लेकिन इसका प्रभाव आप पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि हम उसका रिएक्शन दें। हम अपनी खामोशी से उसका रिएक्शन देंगे।
अपनी शौक, खुशियों और व्यक्तित्व का त्याग। मौज मस्ती कीजिए, कौन मना किया है, लेकिन एक सीमा के अंदर। जब हमारा मन खुश होता है, दिमाग शांत रहता है, तब हम अपनी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल कर पाते हैं। यही कारण है कि पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती और खुश रहने वाले लोग जल्दी सफल हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, कुछ चीज़ें किताबों से भी हैं इसमें, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इन सब बातों को अवश्य ध्यान रखेंगे। वैसे आज का ये समय लोग रील को स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, काम की बात को नहीं देखते हैं। हो सकता है, होता है। तो आपकी ये वाली आदत जो 3-4 घंटे ले रही है, इसको तो छोड़ दीजिए। इससे कोई ज्ञानवर्धन, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट, प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा है आपके जीवन में। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें, डेली रूटीन बना के काम करें। सुबह उठ कर के एक पेज पर अपनी प्राथमिकताएं तय कर लीजिए। फिर शाम को एक, जैसे दुकानदार हिसाब लगाता है कि फला सामान बिक गया, फला इतनी आमदनी हुई, इस चीज़ में इतना नुकसान हो गया, तो आप भी अपने जीवन में हिसाब लगाते रहिए कि मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, क्यों ये छूट गया, क्या और हो सकता है अच्छा। डेली रूटीन में डे बाय डे इम्प्रूव करते रहिए, खुद को तैयार करते रहिए। जो आपने रास्ता चुना है, उस रास्ते में बहुत सारी बाधाएं, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आएंगी ही आएंगी। आप उनका हिम्मत के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करते रहिए। उम्मीद है एक दिन आप जीतेंगे और विनर कहलाएंगे। इसी सब के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।